हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में 3 अहम तरीन खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक डीजी ISI जनरल फैज़ हमीद के बारे में, जिन्होंने फौजी अदालत को अपनी गवाही के लिए 90 से जायद अहम तरीन शख्सियात के नाम दे दिए हैं, जिसमें 2 साबिक वज़राए आज़म भी शामिल हैं, 2 साबिक DG ISI भी शामिल हैं। कौन से ये लोग हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर के बारे में, जिन्हें हटाने का हुक्म इमरान खान ने दे दिया है। अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया गया और अली अमीन गंडापुर के ऊपर किन लीडरों के नाम खुफिया एजेंसी को देने का इल्ज़ाम है और उनकी जगह जिस शख्स को नॉमिनेट किया जा रहा है उसकी अहमियत क्या है और उसका ताल्लुक किससे है, ये दूसरे नंबर पर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर सोशल मीडिया पर मेरे हवाले से चलने वाली एक कैंपेन है, उसके बारे में भी बात होगी। तो आइए बातचीत का आगाज करते हैं। जी शाह जी, आज तो लगता है बड़ी बड़ी आपके पास जो है ना खबरें हैं। बड़ी खबरें कुछ आपके पास है, कुछ छोटी छोटी खबरें हमारे पास भी हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो टीवी चैनल्स हैं अली अमीन गंडापुर के बारे में खबरें तो वो चला रहे हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन हम अंदर की खबरें देंगे। आपको पता है हम वो खबर देते हैं जो अंदर की होती है और जो हिल जाता है ना सिलसिला। लेकिन मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब की खबर बाद में रखते हैं। पहले हम जाते हैं फैज़ हमीद साहब के बारे में, जो कि साबिक ISI चीफ हैं, इमरान खान साहब के साबिक ISI चीफ हैं। फौजी अदालत में उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, 90 से ज़ायद नाम दिए हैं। चूँकि खबर आप फॉलो कर रहे हैं और आपको पता है कि गेम जा किधर रही है, तो मैं चाहता हूँ ज़रा आप नाम बयान करना शुरू करें ना अहम शख्सियात के, और कुछ हम थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना नमक मिर्च हम भी थोड़ा सा डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी नमक मिर्च थोड़ी नहीं बड़ी तेज़ होती है। अच्छा शाह जी, ये इस तरह है कि सितंबर 30 को प्रोसिक्यूशन का फेज़ मुकम्मल हो गया। उसके बाद डिफेंस की तरफ से एक प्रिलिमिनरी जो है ना वो नामों की लिस्ट दी गई है अदालत को, और उसमें जो हमने 2 दिन पहले जो वीलॉग किया था अपना, ये उसमें डिस्कस किया था कि 2 नाम बड़े अहम आए थे सामने, जनरल कमर जावेद बाजवा का और इमरान खान का। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये था कि जनरल फैज़ हमीद ने ये मुतालबा किया कि मेरी उनसे मुलाकात करवाई जाए। तो मेरी ये कोशिश थी कि जो पूरी लिस्ट है और जो मुकम्मल तौर पे जो डिफेंस की तरफ से विटनेस की लिस्ट दी गई है वो पता चल सके कि हैं कौन कौन से लोग, और भी कोई बड़े नाम हैं या नहीं हैं। तो बड़ा जो है ये जो नाम सामने आए हैं मेरे जो कुछ मुख्तलिफ ज़राए से, और ये नहीं है कि मैं बस सुनी सुनाई, मैंने उसके बाद वेरीफाई किया 2 सोर्सेज से और उसके बाद ही ये नाम जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो बड़े इंटरेस्टिंग नाम इसमें सामने आए हैं। टोटल 90+ लोग हैं जो जनरल फैज़ हमीद ने सेलेक्ट किए हैं कि वो मेरे हक़ में गवाही देंगे, और उन 90+ में जो है 50 पॉलिटिशियंस हैं, और उन 50+ जो 50 जो पॉलिटिशियंस हैं उसमें शाह जी ये मेरे लिए हैरानगी की बात है कि मेजॉरिटी वो है जो PTI की काबीना का हिस्सा थे। तो उनमें मतलब आप वफाकी वज़रा भी हैं, उसमें कुछ चीफ़ मिनिस्टर्स के नाम भी हैं, लेकिन PTI के हवाले से। उसके साथ साथ 37 जो हैं वो ऑफिसर्स हैं जो सर्विंग भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, उसमें सिविलियंस भी हैं, उसमें आर्मी से भी हैं, उनका ताल्लुक़ है। फिर और जो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग नाम हैं, 2 साबिक वज़राए आज़म हैं जिनको जनरल फैज़ हमीद ने मुंतखब किया है कि वो मेरे हक़ में गवाही देंगे कि मैं बेकसूर हूँ। उसमें इमरान खान का नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो दूसरा नाम मेरे लिए सरप्राइजिंग है और इंटरेस्टिंग है जो जनरल फैज़ हमीद ने मुंतखब किया है, वो है मुस्लिम लीग नून के साबिक जो रहनुमा थे और वज़ीर आज़म थे उनके दौर में। नहीं, उनकी अपनी जमात है यार। हाँ, अब उनकी अपनी जमात है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक नहीं, हम अवाम जो पार्टी है उनसे। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है उनका नाम इन्होंने दिया है बतौर डिफेंस विटनेस के। शाह जी, आपको याद है ना कि जनरल फैज़ हमीद का दौर था, और जब ये मुस्लिम लीग नून ज़ेर इताब थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद इनको भी जेल में डाला गया, और जिस केस में डाला गया था वो बोगस तरीन केस था। मैंने उस पर डिटेल जो है वो रिपोर्टिंग की थी जो शाहिद खाकान अब्बासी के केस के हवाले से। तो शाहिद खाकान अब्बासी भी और मिफ्ता इस्माइल, इनके ख़िलाफ़ जो बेबुनियाद और झूठा केस बनाया गया था वो उसी दौर में बनाया गया था। आज वही फैज़ हमीद उनको अपने दिफा में जो है वो बतौर गवाह के पेश करने के लिए उनका नाम दिया है। अच्छा, शायद ये 2 वज़राए आज़म हैं, उसके साथ साथ 2 DG ISI
क्योंकि मीडिया सोशल मीडिया पे कुछ और नाम भी आ रहे हैं, लेकिन जो मेरी कंफर्म जो इन्फॉर्मेशन है ना, 2 DGISI के नाम दिए हैं जो जनरल फैज़ हमीद ने अपने दिफा के लिए। एक है जो अभी हालिया रिटायर हुए हैं, जनरल नदीम अंजुम। जनरल नदीम अंजुम का भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। आपको पता है कि जब इनको अपॉइंट करना था, आपके ही टॉक शॉक के शो में मुझे याद है आपने ब्रेक की थी कि इमरान खान जो है वो साइन नहीं कर रहे और वो रिटेन करना चाहते हैं अभी जनरल फैज़ हमीद को। नहीं, और हमने डेट भी बताई थी कि 20 नवंबर है, 20 नवंबर को वो जाएंगे। हाँ, जब मुझे याद है कि ये टॉक शॉक में ही ये पहले सबसे पहले खबर ब्रेक हुई थी। तो जनरल नदीम अंजुम को उन्होंने बतौर डिफेंस विटनेस के एक मुंतखब किया है, और दूसरा जो साबिक DGISI जो उन्होंने बतौर डिफेंस विटनेस के किया है वो हैं जनरल नवीद मुख्तार। तो उनका जो है ताल्लुक वैसे कुछ नून लीग से रिश्तेदारी भी बनती है, तो जनरल नवीद मुख्तार को भी बतौर डिफेंस विटनेस के उन्होंने मुंतखब किया। फिर उसके साथ और एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम जो मेरे उसमें आया है नॉलेज में, वो है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। वो भी बड़ा उस दौर में जब ये फैज़ हमीद का जो ऐन अरूज था, तो उस टाइम जो साकिब निसार साहब थे वो भी बड़े अरूज पर थे। वो भी जो है अदालती एक खुदा बने हुए थे, और उस दौर में ये रेलिवेंस के हवाले से अगर देखें जो साकिब निसार की क्यों बन रही है और क्यों बुलाया जा रहा है। आपको पता है ना कि जो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जो चार्जशीट है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एलिगेशन है इनके ऊपर टॉप सिटी के हवाले से है, जो उनके जो मालिक को उन्होंने अगवा किया था घर पे रेड करके, कुछ सोना पैसा कुंवर मोइज़ उनके हवाले से। तो पहली जो पिटीशन दायर की गई थी ना सुप्रीम कोर्ट में, वो जस्टिस साकिब निसार साहब ने अपने इन चैम्बर उसको जो है वो निपटा के मामले के ऊपर मट्टी डाल दी थी। तो वो मामला दब गया था। फिर उसके बाद ये दोबारा जो है ये बाद में फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद ये मामले को दोबारा उठाया गया था। तो साकिब निसार की जो रेलेवेंस है वो इस वजह से है। तो उसके अलावा जो है ये जो इनके नाम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। काबीना का उस दिन जो आपने गेस्ट लगाए थे, तो मैंने कुछ सोर्सेज से फिर पूछने की कोशिश की कि हमने टॉक शॉक में जब ये मैंने बताया था तो एजाज़ सैयद ने कुछ नाम गेस्ट किए थे। उसमें वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो आज़म खान, उनका नाम भी, उसके साथ साथ जो इनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर वसीम जो कि अब मेजर जनरल हैं, उनका नाम भी, ब्रिगेडियर अहमद का नाम, और साबिक जो DGIB थे उनका नाम। तो सोर्सेज से मैंने वैसे ये पूछा तो वो कहते हैं कि वो ना इसको कंफर्म करते हैं और ना इसको डिनाई करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि मतलब तो हाँ है। तो बाकी जो काबीना के हवाले से आपके इल्म में है कि इमरान खान की काबीना में कौन कौन से लोग थे, और वो सारे उस टाइम जो जनरल फैज़ हमीद के साथ हैंड्स इन ग्लव्स थे जो। अच्छा, जो इमरान खान साहब की काबीना थी वो बड़ी दिलचस्प थी। इमरान खान साहब की काबीना में जो अहम तरीन नाम, मैं उन लोगों का नाम लूँगा जो सबसे ज़्यादा विजिबल थे। मिसाल के तौर पे मुराद सईद था, वो इमरान खान साहब की काबीना के बड़े अहम वजीर थे। इमरान खान उनकी बात सुना करते थे। फिर असद उमर थे। असद उमर आज कल आपको पता है कि टेक्निकली कहीं नहीं है, ठीक है। उससे भी अहम नाम 2-3 है। फवाद चौधरी भी, लेकिन मैं किचन कैबिनेट की बात करूं, फवाद चौधरी भी कोई इंटरनल किचन कैबिनेट में नहीं थे। मेरा ये ख्याल है कि एक तो मुराद सईद थे जो कि किचन कैबिनेट में थे, जो बड़े अहम हैं और रूपोश हैं और वेरी लॉयल टू इमरान खान, अभी तक वो लॉयल्टी अपनी सबूत दे रहे हैं। दूसरा जो अहम तरीन नाम है जुल्फी बुखारी का। आप देखें जो इमरान खान का जो घर है जो बनी गाला, उनके घर में सिर्फ 3 बंदे तक एक्सेस जो है, अंदर तक जाने की सिर्फ 3 बंदों को इजाजत थी। और ये चेक कर लीजिए, मैं अगर गलत कह रहा हूँ ये चेक कर लीजिए, सिर्फ 3 बंदों को इजाजत थी। एक थे आजम खान जो कि इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरे थे मलिक रियाज हुसैन जो कि बुशरा बीबी से मिल सकते थे, यानी कि इमरान खान साहब अगर नहीं भी है तो वो खान साहब को की अहलिया से मिल सकते थे। और तीसरे थे जुल्फी बुखारी। तो ये जो जुल्फी बुखारी हैं बड़े ही अहम है, इन पे खान साहब का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बुशरा बीबी का बड़ा ट्रस्ट है। नॉट ओनली दिस, इमरान खान की बहनों का भी इन पे बड़ा ट्रस्ट है। फैज़ हमीद की नहीं थी एक्सेस? फैज़ हमीद की नहीं थी इस तरह से। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि फैज़ हमीद की एक्सेस इस तरह से उनकी फैमिली के अंदर नहीं थी। मतलब मुलाकात थी, फैमिली से मुलाकात थी, लेकिन फैज़ हमीद की ये एक्सेस नहीं थी कि वो उनकी अहलिया से अलग से
मुलाकात वो करें। शायद उनका प्रोटोकॉल भी तो है ना कि एक उनके जो सरकारी जिस तरह से वो थे, शायद उस वजह से वो ना हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और दो नाम लेना बड़े ज़रूरी है। एक तो हमने मुराद सईद नाम ले लिया, एक हमने जुल्फ़ी बुखारी नाम ले लिया, और जुल्फ़ी बुखारी बड़े अहम है, ये याद रखिए। तीसरे नंबर पे, और आप देखें जुल्फ़ी बुखारी की हाल ही में ज़मीन नीलाम की गई है। 2-3 बंदों की तो ज़मीनें नीलाम की गई हैं। एक मलिक रियाज की ज़मीन नीलाम की गई है, एक जुल्फ़ी बुखारी की ज़मीन नीलाम की गई है, और एक इमरान खान की भी। ठीक है। अच्छा, वैसे एक और भी हैं जिनका नाम मैं अभी लेने था, वो थे इनके अकाउंटेबिलिटी के एहतसाब के एडवाइज़र शहजाद, बैरिस्टर शहजाद। अच्छा, बैरिस्टर शहजाद तमाम तर हमें जो भी उनसे कोई इख्तलाफ हो सकता है, सब कुछ हो, ही प्रूव टू बी लॉयलिस्ट ऑफ इमरान खान। उनकी यहाँ पे फैमिली को हरास किया गया, आपको पता है, उनके भाई को और मुबैना तौर पे उठा लिया गया था। तो बैरिस्टर शहजाद जो है, बैरिस्टर शहजाद भी उस किचन कैबिनेट का हिस्सा थे जो कि खान साहब के बड़े करीब थी। अच्छा, और आउट ऑफ द पार्टी अगर बात करें तो शेख रशीद साहब थे। शेख रशीद साहब का क्या हुआ है वो मुझे और आपको पता है। तो ये इन तमाम लोगों को खान साहब ने कहा है कि वो आएँ। अच्छा, और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो टर्न कोट्स भी हो चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हुए हैं। ठीक है। उसने फैज़ हमीद ने कहा या नहीं, ये तो हमें पता है ना। असद उमर तो अब इज नो मोर पार्ट ऑफ पार्टी। श्री मजारी साहिबा वो सियासत रिजाइन कर दी गई हैं, बड़ी अहम वजीर थी। इमरान ब्रिगेडियर एजाज शाह बीमार हैं, पिराना साली का शिकार हैं, अपने घर पे हैं, बड़े अहम वजीर थे इनके। और भी नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन जो ये वो नाम हमने लिए हैं जो कि मेक ब्रेक करते थे। अच्छा, मुझे बताएं, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, उनका नाम भी है। 2 चीफ मिनिस्टर्स का है, लेकिन मैं इस पे जो है ना नाम कंफर्म नहीं करवा सका, क्योंकि कंफर्मेशन के बगैर जो है मुनासिब नहीं लगता। तो चीफ मिनिस्टर्स में अगर देखा जाए तो वैसे वो भी साबिक चीफ मिनिस्टर थे जो परवेज़ खट्टक थे, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर भी थे, और जितनी भी डीलिंग्स होती थी मिलिट्री और इमरान खान के दरमियान, ये इसमें 3-4 लोग थे जो आप कहते हैं पैगाम रसानी का काम करते थे। असद उमर था, ये परवेज़ खट्टक थे, उसके साथ साथ जो फवाद चौधरी थे, ये इस तरह के 4-5 अच्छा, नाम थे। मैं अर्ज़ करूँ आप, ये पहली बात हुई है कि इमरान खान और जनरल बाजवा जब तक इनके इख्तलाफात नहीं हुए, ये दोनों इनके दरमियान कोई पैगाम रसान नहीं था। ये दोनों टेलीफोन कॉल अवे, व्हाट्सएप कॉल अवे, ये तो दोनों डायरेक्ट थे, ये तो कोई बीच में कहानी नहीं। नदीम अंजुम के बाद ही फिर इनके मामलात ख़राब होना शुरू हुए। जो इमरान खान साहब के और जनरल बाजवा के जो इख्तलाफात हैं वो मार्च 2021 में खिलाफ इनके दरमियान एक रखना आ गया था, और रखने की बहुत सारी वजूहत थी। बुशरा बीबी की भी एक वजह थी, लेकिन असल रखना इस वजह से आया कि जनरल बाजवा को जो फीडबैक मिल रही थी विद इन द इंस्टीट्यूशन, मिलिट्री के अंदर से भी और बाहर से भी, वो कहते थे कि ये तो बिल्कुल पेज एक हो गया, ये पता ही नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट है, ये मिलिट्री है। तो गवर्नमेंट पे तनकीद जो है वो मिलिट्री पे तनकीद सबर होती थी, और मिलिट्री तो ये बात पसंद नहीं करती। ये इनकी डील तो ये होती है कि तनकीद सिविल हुकूमत की, क्रेडिट हमारा, मतलब लाइबिलिटी बनते जा रहे थे। और इमरान खान साहब बड़े अनपॉपुलर भी एट दैट टाइम हो गए थे। तो इन्होंने मिलिट्री डिसीजन लिया कि जी हम ना अब अपने आप को डिस्टेंस करेंगे। अच्छा, इसमें एक और लड़ाई भी थी, एक और लड़ाई थी अगला आर्मी चीफ बनने की, क्योंकि इमरान खान साहब DGISI फैज़ हमीद साहब के इतने करीब थे कि जो इन लाइन में थे कोर कमांडर्स, उन सबको पता था अगला आर्मी चीफ तो ये है, फैज़ हमीद है। तो अब उन सब ने भी किसके ऊपर दबाव डालना शुरू किया? जनरल बाजवा के ऊपर कि जी आप पीछे हटें, आप पीछे हटें। अब जाहिर है कोई भी जो आर्मी चीफ होता है, कोई भी आर्मी चीफ, वो अपने कोर कमांडर्स का कॉन्फिडेंस होता है ना, और उनके ऊपर खड़ा होता है, यानी कि उनकी वो बाजू होते हैं आर्मी चीफ के। तो अब एक जो कोर कमांडर है वो भी फैज़ के खिलाफ बात करे, दूसरा भी फैज़ के खिलाफ बात करे, तीसरा भी फैज़ के खिलाफ बात करे, तो फैज़ को उन्होंने मार कर लिया था। तो फैज़ को मार करने, कॉर्नर करने का तरीकाकार क्या था कि जी आप ये कर दें कि नहीं, तब्दील तो बाद की बात है ना। पहले तो यह है कि मिलिट्री और फौज, मिलिट्री और हुकूमत अलग अलग हो, यानी कि विजिबली नजर आए कि मिलिट्री अलग है, तो मिलिट्री सपोर्ट ना करे गवर्नमेंट को, और फिर फैज़ को निकालें। और खान साहब चाहते थे कि फैज़ को रखें। इन्होंने को 3-4 दफ़ा जनरल जो है बाजवा वो लेके गए खान साहब के पास प्रपोजल के, इनको उठाएं। खान साहब ने जवाब में प्रपोजल ये दी कि DGISI जिसके लिए अगर आर्मी चीफ के लिए उन्होंने रन में आना है
तो उसे कोर कमांड करनी है, तो खान साहब ने प्रपोजल दी कि आईएसआई को कोर बना दें, आईएसआई को कोर बना दें। तो वो फिर मानी नहीं गई। फिर बल्कि ये बात भी हुई कि जनरल बाजवा की और इमरान खान की जो फ़ोन पे बात हुई, एंड आई कोट, बाजवा साहब ने कहा कि मैं खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं अपनी फ़ौज को पंजाब पुलिस नहीं बनने दूंगा, कोट एंड कोट। तो ये बातें हुई, लेकिन मिलिट्री और फौज में तनाज़ा आ चुका था। और जनरल बाजवा ने रिजाइन करने का भी उनको कहा कि मैं रिजाइन जी, मैं रिजाइन कर दूंगा। ये तो 6 अक्टूबर को हुआ ना। 6 अक्टूबर 2021 को जनरल बाजवा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिलने जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिलने जाते हैं तो दोनों के दरमियान बंद कमरे में तलखी हो जाती है, और जब वो तलखी होती है तो जनरल बाजवा दरवाज़ा खोलते हैं और निकल के बाहर चले जाते हैं। आमतौर पे होता था कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके स्टाफ से मिलते थे, नहीं हुआ। ये दरवाज़ा खोला और वो सारे लोग भागते हैं, ये क्या हो गया। आर्मी चीफ चेहरे से भी गुस्सा नज़र आता है। और रास्ते में एक दो वजीर भी उनको मिल गए पीएम हाउस में। तो खैर लंबी कहानी है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। वो मनाने भी गए, फिर मनाने भी गए। फिर तो ये श्री मज़ारी साहिबा ये मनाने गई, असद उमर मनाने गए, फवाद चौधरी था, फवाद चौधरी मनाने, परवेज खट्टर उनके घर गए, उनको घर गए। बल्कि किसी जगह पे जनरल बाजवा ने तो ये भी कहा, उन्होंने कहा जी मैं तो रिज़ाइन कर दूँ। बल्कि फिर एक दफ़ा जनरल बाजवा भी कहते हैं कि गुस्से में आए, उन्होंने कहा जी मैं आपको मत जेल भेज दूंगा। कोई इस तरह की बात भी उन्होंने को की। खैर ये सारी बातें होती नहीं। अब मामला ये है कि इस केस में जनरल बाजवा का नाम भी आ गया है। एक नाम मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, क्यों आया नाम, वो नाम क्यों आया, वो है जनरल नवीद मुख्तार का नाम। और नवीद मुख्तार कौन है, ये लोगों को बताना, याद कराना, पता ज़रूरी है। नवीद मुख्तार जो है वो मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज के अजीज़ भी हैं। कैसे अजीज़ हैं? वो जो मरीम नवाज के दामाद है ना, उनकी रिश्तेदारी है, कज़न है या चचा है, वो बिल्कुल। मरीम नवाज की जो बेटी जहाँ पे ब्याही हुई है, चौधरी मुनीर के है ना, ये अजीज है। जी, चौधरी मुनीर के अजीज हैं। चौधरी मुनीर बिजनेसमैन है, शुगर मिल वगैरह भी है इनकी। अब इसमें अहम बात यह है कि जब नवाज शरीफ निकल रहे थे, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे 2017 में और हटा दिए गए, तो एट दैट टाइम नवीद मुख्तार वाज द DGI, और उनके नीचे DGC फैज़ हमीद, उनके नीचे DGC थे फैज़ हमीद। और फैज़ हमीद DGC जो थे वो ही वाज अ मैन, क्योंकि इनको जो सारी जो है वो यही चला रहे थे, वो यही चला रहे थे। अच्छा, अब जो 2018 के इलेक्शन हुए तो तब भी DGC फैज़ हमीद थे। तो जो बास था इमीडिएट वो नवीद मुख्तार था। तो नवीद मुख्तार को इसलिए बुला रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि वो नवीद मुख्तार साहब के ज़रिए अपनी बेगुनाही साबित करें। बेगुनाही। बल्कि एक और बात भी आपको बताऊँ, आपको पता है ना कि जब आर्मी चीफ बनने की बारी आई तो फैज़ हमीद साहब ने नून लीग को भी अप्रोच किया था, और नून लीग को अप्रोच करके उन्होंने कहा था, उनमें से एक जो कि आई विल बी लॉयल टू यू, आई विल बी लॉयल, उनमें जो एक सबसे अहम जो पैगाम्बर रिपोर्टेडली द्रोह ज़राए के मुताबिक, ठीक है, ज़राए के, उनमें एक अहम आदमी नवीद मुख्तार भी थे। अच्छा, देखें सबसे अहम आदमी तो नवीद मुख्तार ही हो सकते। वैसे ये शाह जी, ये जो नवीद मुख्तार की रेलेवेंस मुझे इसलिए नहीं नज़र आ रही क्योंकि जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया ना वो है पोस्ट रिटायरमेंट के, तो उसका जनरल नवीद मुख्तार से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। जनरल नवीद मुख्तार इनके DGI बनने के से बहुत पहले वो चले गए थे, तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट था ना कि जो कोर्ट में इन्होंने लिस्ट दी है, अब इसमें उन्होंने रेलेवेंस भी साबित करनी है कि क्यों रेलेवेंट है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो इन्होंने लिस्ट दी है उससे बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये इस मामले को मज़ीद ड्रैग करना चाहते हैं और इसको इतना ज़्यादा फैलाना चाहते हैं कि ये जो है वो मुश्किल हो जाए अदालत के लिए भी फ़ैसला करना, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियंस को भी इन्वॉल्व कर दिया, इसमें साबिक़ वज़राए आज़म को भी इन्वॉल्व कर दिया, इसमें आर्मी चीफ़ को भी, इसमें अदलिया को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। तो इससे बज़ाहिर ये लगता है कि ये शायद इस मामले को अब मज़ीद फैला के शायद इसको जो है वो लिंगर ऑन कराना चाहते हैं। अच्छा, 1 साल पहले ऑलरेडी हो चुका है ये है, लेकिन उसमें एक और बात भी है कि शायद ये उनका राइट है, अगर वो लिंगर ऑन भी कराना चाहते, ये उनका हक है, बिल्कुल राइट है, ये डिफेंस की तरफ से होता है। आप देखें ना कि यहाँ पे हमारे मुल्क में तो हर वो बंदा जो सीट पे नहीं रहता वो बुरा हो जाता है कि जी उसने ये करके, आज साबिक़ वज़ीर आज़म है तो वो बुरा है, साबिक़ आर्मी चीफ है तो वो बुरा है, साबिक़ DGI तो वो बुरा है। मौजूदा जो लोग हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर। आज कोई नाम लेके बताए ना मौजूदा किसी का,
नाम लेके बताएं, वो आपको ऐसा केस आप पे बनेगा कि लग पता जाएगा, कोई भी नहीं लेता। ठीक है। और तो फैज़ भी तो इसी तरह ही था ना, जी, जब फैज़ वो भी इसी मौजूदा था तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जो मौजूदा हैं उनकी गलती को हम पॉइंट आउट नहीं करते, जो चले जाते हैं उनको गलत कहते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि वो जो जाने वाले हैं वो फरिश्ते थे या मौजूदा हैं ये फरिश्ते हैं, फरिश्ता इनमें से कोई भी नहीं है, सारे अपने अपने जो कहते हैं गुनों के पक्के। ठीक है। तो खैर, लेकिन आपको ये पता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे पूरी ईमानदारी से, तमीज़ के साथ, तहजीब के साथ, कोई हमें उठा कर ना ले जाए, इस एहतियात के साथ भी हम मौजूदा लोगों के नाम भी लेते हैं और माजी के लोगों का नाम भी लेते हैं। तो अच्छा, एक मैं और जिक्र कर लूँ, शाहिद खाकान का नाम क्यों लिया गया, आप बताएं। नहीं, मेरे लिए तो ये बड़ा हैरान कुन इसलिए भी है कि शाहिद खाकान तो इसके दौर में ज़ेर इताब रहा है, तो ये उसका नाम क्यों लिया गया है। ये उस टाइम जो है, एक तो धरने वाला मामला हुआ था ना, ये इनकी गवर्नमेंट थी शाहिद खाकान अब्बासी की, फैज़ हमीद ने जो है वो धरने वाले उसमें साइन भी किया था, तो वो पॉलिटिकली फ़र्स्ट टाइम जो है वो फैज़ हमीद का जो है वो सामने आया था और डिस्कस भी हुआ था। तो एक वजह ये हो सकती है कि ये शायद उस एस्पेक्ट की वजह से इन्होंने वो किया हो उसको बतौर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आपको पता है जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं, इसी सीट पे शायद खाकान अब्बासी साहब आए थे, बैठे थे, हमने बड़ी लंबी बात की थी, और शायद खाकान अब्बासी साहब ने अदरवाइज भी मुझे बताया था, मुलाकात होती रहती थी उनसे, होती रही है, होती रहती है अभी भी। वेरी रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन। उन्होंने बताया था कि मैं जब वज़ीर आज़म था तो मैं फैज़ हमीद से कभी मिला ही नहीं। अच्छा। जब मैं वज़ीर आज़म था तो मैं कभी फैज़ हमीद से नहीं मिला था। ये किससे मिलते थे? नवीद मुख्तार से। अच्छा। ठीक है। और गालबन हाँ, क्योंकि बनता भी वही था ना कि वो डीजी वो थे, ये तो डीजीसी थे। अच्छा, और बाद में गालबन इनकी कोई मुलाकात है, गालबन किसी शादी में इनकी आपस में कोई मुलाकात है, लेकिन जो फैज़ हमीद साहब के ऊपर ये एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में भेजा, लेकिन आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब को देखें, उन्हें एक दफ़ा और भी हमने बुलाया था, 2-3 दफ़ा है, बड़ी मेहरबानी उनकी, कि जब धरने का मामला आया तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यहाँ पर बैठ के फैज़ हमीद को डिफेंड किया। तो ये उन्होंने कहा था कि मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर ये ऑर्डर दिए थे कि उन्होंने कहा जी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अच्छा, ये करैक्टर भी होता है। मेरे दिल में शाहिद खाकान अब्बासी की इज्जत बड़ी एज ए पॉलिटिशियन, कि उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर था, अगर कोई मसला होता तो मुझे होना चाहिए, मेरी है उधर उस वक्त तो किया नहीं, आज मैं तलवार निकाल। और ये अच्छी बात है कि हमारे पॉलिटिशियन अपना करैक्टर दिखाएं, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दिखाया है, आई रिस्पेक्ट हिम। तो खैर, और कोई इसमें एस्पेक्ट, पीपल्स पार्टी का कोई नाम है बीच में? शाह जी, मैंने कोशिश की है, मज़ीद भी ये कोशिश करता रहूँगा जो नाम बड़े हैं ना वो ले सकूँ। मैंने कल फिर इनके जो वकील हैं उनसे भी रब्ता किया, जो मियाँ अली अशफाक हैं, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी होगी, वो किसी हवाले से इस पर कोई कमेंट करें, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड भी साइन करके दिया हुआ है कि कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी। तो इस वजह से वो कह रहे हैं मैं कोई इस पर ना कोई कमेंट कर सकता हूँ, ना डिनाई कर सकता हूँ, और ना ही जो है इसका जो है वो ये आपकी तस्दीक कर सकता हूँ, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो वो उन्होंने कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। अच्छा, अब मैं नाम नहीं लूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं इशारा करूँगा, सब समझ जाएंगे। ठीक है, सब समझ जाएं, मैं कोई नाम नहीं। देखे ना, कोई कहते हैं सब, एक जज साहब थे, एक जज साहब थे, उनके टेलीफोन पे उनकी ही कोई वीडियो आती थी किसी बाहर के नंबर से। अच्छा। उन जज साहब ने मेरी इतलात के मुताबिक फैज़ हमीद साहब को कहा कि यार देखो, ये मुझे बड़ा कोई तंग कर रहे हैं, कोई अननोन लोग हैं और ये जाली वीडियो है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, मैं रिजॉल्व कर देता, हम रिजॉल्व कर देते, मसला रिजॉल्व हो गया। अच्छा, मसला रिजॉल्व हो गया, बड़ी बात है। वो जो वीडियो थी वो आना बंद हो गई। ठीक है, उन्होंने कहा जी हमने बंदा भी पकड़ लिया, ये है वो है। अच्छा, हो सकता है कि वो वीडियो आप खुद ही भेज रहे हो सकता है, मुझे नहीं पता। फिर बाद में वो जज साहब जो हैं फैज़ हमीद साहब के बड़े मशहूर हैं। अच्छा, ठीक है, आप मारखान में बात आगे बढ़ाते हैं, मैं नहीं जाता। चलें शाह जी, ये इस टॉपिक पे मज़ीद भी जो नाम आएंगे वो करते रहेंगे डिस्कस। मुझे ये बताएं, अली अमीन गंडापुर के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, आपके पास बड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। जी बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर को इमरान खान गुज़श्ता कम बेश 2 माह से अच्छा हटाने का सोच रहे थे, और उन्होंने हटाने का फैसला कर लिया था। अच्छा, कम बेश 2 माह पहले ये फैसला कर लिया था। उसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात हो रही थी,
खान साहब मुशावरत कर रहे थे और खान साहब ये मुशावरत खाली पाकिस्तान के अंदर ही नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तान से बाहर भी कर रहे थे। अच्छा, बहुत सारे लोगों नहीं पहले तो वो मुशावरत सिर्फ एक ही बंदे से करते थे और वो बुशरा बीबी थी जो पूरा उनका वो जायचा निकालती थी और आइन से बनता हो तो तभी उनको जो है ओहदा दिया नहीं, जाता। ये तो हमारे पास मालूमात है। हाँ, नहीं तो अब ये क्या? तो हमारे पास मालूमात है ना, जो कि एक फैलाई भी गई हैं। नहीं, इसमें हकीकत भी थी ये। नहीं, हकीकत भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ हकीकत नहीं, फैलाई भी गई हैं। तो अब भी जायचा शायचा निकाला गया कोई? यार ये मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है हो, मुझे नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ कि खान साहब को ये अब अली अमीन साहब के ऊपर इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, नथिंग अगेंस्ट अली अमीन, हम कभी उनसे मिले नहीं, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, इसलिए हमारा कोई एजेंडा भी नहीं है। अगर उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हम ज़रूर उसको चलाएंगे। बहुत वैसे वो मीडिया के लिए बड़े एक्सेसिबल भी हैं। अच्छा। मुझे 2-3 दफ़ा उनकी महफिल में बुलाने की दावत दी गई, इत्तेफाक से मैं नहीं जा सका। खैर, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है कि तकरीबन 6 के करीब पीटीआई के अहम लीडरों के नाम उन्होंने एजेंसी को दिए, रिपोर्टेडली आईएसआई को दिए हैं। ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर। नहीं, क्या किस वजह से नाम कि दिए? ये जो लोग हैं ये मसला है पीटीआई में। अच्छा, ये लोग मसला है, इन्हें इमरान खान के करीब ना आने दिया जाए। कौन कौन से लोग? ठीक है, ये इल्ज़ाम है। अगेन, जिन लोगों के नाम अली अमीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने एजेंसी को दिए हैं, उनमें मुराद सईद का नाम है कि वो उन्होंने रिपोर्टेडली बताया कि जी वो उनके बड़े करीब है। फिर तैमूर झगड़ा का नाम है। आपको पता है तैमूर झगड़ा की भी बेटी बाहर पढ़ने जा रही थी, उसको उतार लिया गया था, उसको भी बड़ा तंग किया गया। हलीमा खानम का नाम है, अलीमा खान, अलीमा खान जो उनकी बहन है उनका नाम है। उमर अयूब का भी नाम है। अच्छा, जुल्फी बुखारी का नाम भी है। अच्छा, एक एमपीए यावर, उनका नाम भी है, यावर बुखारी। वो इनके जुल्फी बुखारी के रिलेटिव जी, हैं, कोई अजीज है, वो भी अच्छा, ये वो लोग हैं, चंद वो लोग हैं। इसी तरह केपीके का भी एक आध नाम है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा। अच्छा, तो मुझे मना किया गया कि वो मैं नाम ना लूं। अच्छा, वैसे आपको पता है ये जुनैद अकबर जियो में बैठ के या किसी और शो में बैठ के उन्होंने अली अमीन गंडापुर के ऊपर ये इस तरह का इल्ज़ाम लगाया भी था कि जो इमरान खान से किसने मिलना है किसने नहीं मिलना, ये हमारे अपने ही लोग हैं जो रोकते हैं, वरना ये इस हुकूमत का नहीं है मसला। ऐसा ही है। हाँ। तो ये जो इल्ज़ामात है ना जो लगाए गए अली अमीन के ऊपर, मैंने नाम आपको दे दिए कि इन नामों के बारे में बताया गया कि आपने ये इनको इमरान खान के करीब नहीं करीब जाने देना, तो वो नहीं जाने दिए गए। अब इनको हटाने का फैसला कर लिया गया और उनकी जगह सुहेल आफरीदी। ये कौन है? ये सुहेल आफरीदी साहब ज़ाहिर एमपीए हैं। अच्छा, और ये मुराद सईद की नॉमिनी है। अच्छा, ये मुराद सईद साहब के बड़े करीब, मतलब केपी की जो शॉट्स हैं वो मुराद सईद खेल रहा है। जी, वो मुराद सईद साहब, मुराद सईद का टाइम भी देखे ना, इतना आप वो अंडरग्राउंड है, ये तो उसामा बिन लादेन की तरह बन गए। मुराद सईद तो इमरान खान का ट्वीट है स्पेशल कि मैंने उसको कहा है कि अंडरग्राउंड रहो, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम बाहर नहीं आना। तो ये इमरान खान यार, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप रहें, अपोजिशन में रहें। हमने देखा है पीपल्स पार्टी को हमने अपोजिशन में देखा है, बड़ा मुश्किल वक्त होता है सियासतदानों के लिए। नून लीग को हमने अपोजिशन में देखा है, बड़ा मुश्किल ये अब बना दिया गया है। इमरान खान के दौर से शुरू हुआ था शाहजी, जो जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसने शुरू की थी ना, तो उसके बाद ही ये इतना ज़्यादा जो है, मैं समझ, पहले अगर कोई बातों की हद तक होता था, लेकिन अब ज़मीन तंग जो कर दी जाती है ना, ये इमरान खान की उस पर ईमा पे शुरू हुआ था और अब ये। अच्छा, अब आप देखेंगे ये तमाम जो लोग हैं, इन तमाम लोगों में एक चीज़ कामन है कि इन तमाम के ऊपर ना कोई कार्रवाई हो रही है। आप देख लेना कि हलीमा खानम, उनका बेटा मेरे और आपके सामने गिरफ्तार है। उमर अयूब की ज़मानत नहीं हो रही, वरना होती तो हो सकती थी। तैमूर झगड़ा रिलेटिवली ज़रा लो की है, लेकिन उनकी बेटी का भी मैंने आपको बताया। जुल्फी बुखारी का मैं बता चुका हूँ कि उनकी आप देखें ना कि ज़मीन बेच दिया आपने, घर बेच दिया, मतलब और ख़ुद इमरान खान के ऊपर भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अगली बात क्या है? अगला अली अमीन गंडापुर का भी तो मौक़िफ़ है ना कि अलीमा खान जो है वो शायद एजेंसियों के पेरोल पे हैं या उनकी माँ पे सारा कुछ करते हैं। इमरान खान की ज़मानत नहीं होती और अलीमा खान के बेटे की 9 मई में
हफ्ते के अंदर ज़मानत भी हो जाती है और रिहा भी हो जाते हैं। तो ये दोनों साइडों पे जो है ये मेरा ख्याल है कि ये एक खेल खेला जा रहा है जी। लेकिन अब एक और बात भी आई कि अली अमीन ने कहा कि जी ये पार्टी की इमानत है, मैं दे वो तो पहले दिन से यही कहते हैं वो पार्टी की इमानत दे दूंगा। और दूसरी बात ये कि आप देखना ये है कि गौहर खान जो पार्टी के सरबराह हैं वो क्या अली अमीन को प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं करते, नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, अली अमीन के करीबी साथी कहा करते थे कि इमरान खान हमें नहीं हटा सकता। हाँ, ये कहा जाता था कि फॉरवर्ड ब्लॉक हम बना लेंगे। के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक या उनके पास पहले भी बुशरा बीबी ने भी कोशिश की थी जब ये नवंबर वाला धरना था उसके बाद हटाने की, और आधी से ज़्यादा केपी की जो पार्टी थी उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं ऐसे ही, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब देखना ये है कि क्या ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी तो देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अली अमीन ने कह दिया है कि जी ये पार्टी की इमानत है, लेकिन कहने में और करने में देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द और ये मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना केपी, वहाँ पे जो तोड़ फोड़ है और जो इनके आपस में पार्टी के अंदर जो वो ये एक आगाज़ होगा जो खैबर पख्तूनख्वा जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ है ना, वहाँ पे ये मजीद तकसीम अगर होते हैं तो ये फखर पार्टी जो है ना वो इमरान खान ही है, इसमें कोई शक ये बाकी सारी बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा मैटर करती है। खैर शाह जी इसके ऊपर मजीद डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताएं, आपके हवाले से ना दो बड़े अहम स्क्रीनशॉट चल रहे हैं। जी। एक स्क्रीनशॉट जो है वो कल मेरी नज़र से गुजरा, आपने कोई जिक्र किया है कि इसराइली सफ़ीर हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान एक बहुत बड़ा हमारा एसेट है या इसी तरह का कोई मिलती जुलती बात। फिर उसके बाद शाम को मैंने देखा एक और स्क्रीनशॉट आपका जो है वो अमेरिकी एम्बेसी के हवाले से कि आपको किसी ने ये बताया है कि पता नहीं मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो कोई इस तरह की कोई बात थी। तो मुझे ये बताएं कि इनमें से सच्चा कौन सा है और इनमें से झूठा कौन सा है? मैं तो हैरान हूँ वैसे। हाँ देखिए, मैंने एक हमारे दोस्त हैं बिलाल गौरी, उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, उन्होंने मुझे दावत दी और मैं गया हूँ। और जब भी कोई दोस्त आपको दावत देता है इस तरह जिसका नया प्रोग्राम खोलो, तो मैं कोशिश, अगर टाइम हो तो मैं कोशिश करता हूँ जाऊँ कि अगर यार हमारे किसी की प्रेजेंस से अगर कोई बिल्कुल वो होता है। और बिलाल गौरी खुद बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, लेकिन एक नए प्रोग्राम को एक वो भी होता है। तो मैंने वहाँ पर बातों बातों में डिस्कशन हुई, तो मैंने बातों बातों में डिस्कशन हो रही थी इसराइल के हवाले से, पाकिस्तान के कनेक्शंस के हवाले से। तो मैंने बताया कि जी मैं पिछले दिनों यूरोप में था, तो यूरोप में एक तकरीब के दौरान कॉन्फ्रेंस थी, एक कॉन्फ्रेंस ही थी, इनफॉर्मल मीटिंग थी। तो एक होटल में तकरीब थी, तो उसमें एक इसराइल के सफ़ीर आए हुए थे, इसराइली एक डिप्लोमेट आए हुए थे, जिन्होंने तकरीर कर रहे थे, जिन्होंने बात की। उन्होंने बात क्या की, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं मुस्लिम दुनिया से हमारी सुलह हो जाए, हमारी मुस्लिम दुनिया से लड़ाई नहीं है। अच्छा, उस तकरीब में बहुत सारे लोग बैठे, हमारे कुछ पाकिस्तानी भी बैठे हुए थे, मैं भी था उसमें, जॉर्डन के लोग बैठे हुए थे, कतर के लोग बैठे हुए थे, सीरिया के लोग बैठे हुए थे और मुल्कों के लोग, मोरक्को के लोग बैठे हुए थे, काफ़ी रश था। तो उन्होंने बातें करते करते उन्होंने कहा जी हमारी तो जनरल मुशर्रफ से मुलाकात हुई थी टर्की में 2005 में। उन्होंने कहा जी कि उस मुलाकात के ये कह लें कि उस मुलाकात के एक मरकज़ी किरदार ये भी थे। तो कहते हैं हम चाहते हैं मुस्लिम दुनिया से मरकज़ी किरदार इमरान खान भी थे। नहीं, मैं आता हूँ उस पर। अच्छा। नहीं, उसमें इमरान खान नहीं थे। 2005 में जनरल मुशर्रफ की मुलाकात होती है, अच्छा, वज़ीर ख़ारजा इसराइल के वज़ीर ख़ारजा से, और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात होती है इसराइल के वज़ीर ख़ारजा से। वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी थे, मुशर्रफ साहब सदर थे और खुर्शीद कसूरी थे वज़ीर ख़ारजा। फिर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के साथ भी हमारे राब्ते रहे, हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट इमरान खान को सपोर्ट किया है, इन्वेस्ट किया है, लेकिन इमरान खान ने हमें रिजल्ट नहीं दिया। नहीं, इन्वेस्टमेंट किस सेंस में उन्होंने कोई ये वर्ड है। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि क्या पैसे दिए उन्होंने, यही है ये बात। टाइम भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम बहुत अहम इन्वेस्टमेंट होती है। वो उन्होंने ये क्लियर किया कि सपोर्ट लिंकेजेस, इंटरनेशनल राब्ते। अच्छा, अब आप देखिए नेटवर्किंग बड़ी मैटर करती है बहुत ज़्यादा बैरून मुल्क। उन्होंने ये बात कही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जी इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने हमें हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतरे। अच्छा, वो चाहते क्या थे कि इसराइल तस्लीम कर ले, अच्छा, अब आपको याद हो कि अमेरिकी जो प्रेसिडेंट थे, उनके एक एडवाइज़र थे जेरल्ड कुशनर, ये ट्रम्प के दामाद भी हैं, एडवाइज़र भी हैं, ठीक है।
जेरल्ड कुशनर का बड़ा करीबी ताल्लुक जुल्फी बुखारी के साथ, ये दोनों दोस्त हैं, ये कहीं इकट्ठे रहे। तो मेरी इतलात के मुताबिक ये जो इब्राहिमिक अकॉर्ड है, ये जेरल्ड कुशनर ने उसकी इख्तियाराती ये इनसे रब्ता किया था, पाकिस्तान की हुकूमत से जेरल्ड कुशनर रब्ता किया था कि हम कर रहे हैं, आप साइन करें, आप कबूल करें। तो इन्होंने इमरान खान साहब के दौर में ये कहा गया कि देखें हम इसे साइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम मुखालफत भी नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। अच्छा, ये सारी बातें उसने सफीर ने बताई? नहीं, ये बात अलग है। अच्छा, ये बात अलग है। ये उससे सफीर ने तो बताया ना कि हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, किया, लेकिन इमरान खान वो चाहते क्या थे कि पाकिस्तान से सुलह हो ना, वो तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से सुलह हो। अच्छा, अब मामला क्या है हुआ कि इधर मैंने इधर की कहानी सुना दी कि उस वक्त अमेरिका की तरफ से भी ये रब्ता हुआ था यहाँ से, और आपको याद है एक प्लेन भी गया था यहाँ से, कहा जाता था कि जुल्फी बुखारी गए, लेकिन जुल्फी बुखारी नहीं थे उसमें। कुछ लोग कहते हैं गया था इसराइल यहाँ से, पाकिस्तान से गया था इमरान खान साहब के दौर में, लेकिन वो जो प्लेन था वो इसराइल गया जरूर था। अच्छा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ थे। अच्छा। कुछ लोग ये कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो भी नहीं थे। अच्छा। कोई और शख्सियत, कोई इस्टेब्लिशमेंट से भी हो सकता। अच्छा, अब खान साहब का डायरेक्ट इसराइल से ताल्लुक क्या है? आपको पता है कि जुमैमा खान से इनकी शादी हुई है। आपको पता है जैक जो है बड़ा मतलब उनके लिए कैंपेन करते रहे इसराइल के लिए। अब भी जो है वो जैक को प्रोएक्टिवली, जुमैमा के भाई है ना, ठीक है, जुमैमा के भाई वो सारे इमरान खान के बड़े करीबी हैं। और सादिक खान जो कि पाकिस्तानी थे, यानी पाकिस्तानी रीजन के मुसलमान थे, जो है इलेक्शन लड़ा, उन्होंने उनके ओपनली खान साहब ने सपोर्ट किया। अच्छा, अब जब आप बुरे वक्त में आते हैं तो आप किसको कहते हैं? अपने करीबी साथियों को कहते हैं। वही करीबी साथी आपके लिए कोशिश करते हैं। अब आप देखें ना, अमेरिका में कासिम और सुलेमान गए, कासिम और सुलेमान गए, उन्होंने सेनेटर्स और उनसे मुलाकातें अच्छा की। अब वहाँ पे अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस में बिल पास हो जाता है जी, इमरान खान साहब के हक में करारदाद पास हो जाती है। ब्रैड शर्मन जो कि नोन है कि उनका फ़लस्तीन के बारे में, वो फ़लस्तीन को बुरा भला कहते हैं, फ़लस्तीनी प्रो इजराइल है वो ब्रैड शर्मन, और नाम लेते जाएं वो सारे प्रो इजराइल हैं, उन सब ने उसको सपोर्ट किया। अच्छा, अब अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट भी परेशानी, ये चक्कर क्या है कि ना अमेरिकी हुकूमत उसके हक में इमरान खान के, ना हम सपोर्ट कर रहे हैं, ना अमेरिकी मीडिया में डिस्कस हो रहा है, लेकिन एक करारदाद आती है और मंजूर हो जाती है। तो ये बेसिकली वो नेटवर्किंग है जो खान साहब के ज्यूइश लॉबी या कनेक्शंस जो है वो इस्तेमाल होते हुए, तो वो है खान साहब के, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और ये वही वजह है कि खान साहब देखें इसराइल के बारे में बड़ी मुहतात रवैया उनका है। और आप देखें कि ये नेतन्याहू जो है, ये नेतन्याहू भी पाकिस्तान के खिलाफ आपको बयान देते हुए, रेफरेंस पाकिस्तान का देते हैं, खिलाफ बयान नहीं देते। अमेरिका को भी आपको पता है पिछले 2 दफ़ा कि जी जिस तरह रेफरेंस दिया पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया गए नेतन्याहू, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दिया। अब मैं जिस यूरोपीय मुल्क में था वो है जर्मनी। मैं उस सफारतकार का नाम अभी इसलिए नहीं लेता कि जो मेरा मेज़बान था, मैं अपने मेज़बान से इजाज़त ले लूँ। इखलाकी ये बात नहीं है कि मैं अपने मेज़बान जो मुझे अपने एतमाद में मुझे वहाँ पर लेके गए तो मैं उनसे पूछ लूँ, तो मैं सफारतकार का भी नाम बताऊंगा। मैंने तस्वीरें ली हैं उनकी, मैंने बल्कि वहाँ पर वीडियो भी रिकॉर्ड की। अच्छा, फिर वो मुझे कहा गया कि यार आप इसको रिकॉर्ड ना करें। तो ये बात अच्छा चलें, ये तो आ गया सामने जो हक़ाइक़ है। मुझे ये बताएं जो दूसरा जो एक चल रहा है स्क्रीनशॉट, यार मैं, अच्छा वो चूँकि मैंने ये बात कही है ना, अच्छा ये बात जो मैंने अभी कही है ये टेक्निकली इमरान खान के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको खिलाफ ही समझा है, उन्होंने पीटीआई ने। देखें ना, फ़लस्तीन के ऊपर जो कुछ वो असल में इमरान खान के ऊपर ताना है ना कि ये जो इसराइली लाबी और यहूदी लाबी का हिस्सा है, तो इस वजह से ये। अच्छा, अब ये देखें ना, हमारे यहाँ ये एक प्रॉब्लम भी बन गई है, यानी कि मैं ना ज़ाती तौर पे, मुझे किसी ज़माने में किसी जर्नलिस्ट ने, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जी कुछ ग्रुप जा रहा है इसराइल, तो आप जाना पसंद करेंगे? मैंने कहा यार एज ए जर्नलिस्ट वाई नॉट, लेकिन मैंने सोचा समझा, फिर मैंने कहा यार नहीं, मैं नहीं जा सकता। उसकी 2-3 वजूहात हैं कि एक तो ये है कि इसराइल, हमारे पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि हम इसराइल नहीं जा सकते। चलें, आप परमिट अरेंज करेंगे, कोई दे देंगे, वो चले जाएंगे। दूसरी बात यह कि फ़लस्तीन और इसराइल का एक मामला चल रहा है और हमारे यहाँ फ़लस्तीनियों से हम लोगों को बड़ी मोहब्बत है एक, तो ये कॉन्फ्लिक्ट में
जब आप चले जाएं, ज़ाहिर है हमने बयान तो वो करना है एज ए जर्नलिस्ट जो हम सही समझते हैं, हम किसी कोई हमें खरीद नहीं सकता, अगर किसी की गलतफहमी है कि कोई हमें खरीद, हमें यहाँ के लोग नहीं, हमारे अपने इस्टेब्लिशमेंट के लोग नहीं खरीद सकते तो कोई दूर बाहर का खरीद लेगा, नहीं। अच्छा, अब वो मैंने ये बात कर दी, उसके जवाब में हमारे पीटीआई के भाइयों ने, मेरे ख्याल में ये पीटीआई वाले हैं यकीनी तौर पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने एक बना दिया कि जी मैंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमारे बारे में, क्लास फेलोज का ग्रुप है उसमें ये शेयर हुआ और वो सारे ज़्यादातर ना प्रो पीटीआई है। तो अब वो देखें, ये समझ की बात है, और वो मेरे नाम से इसलिए शेयर हुआ है कि क्योंकि आपने इमरान खान का इसराइल का वो बात की है। अच्छा, और फिर ये भी लोग ये समझते हैं कि हम तनकीद कर सकते हैं, और की भी है हमने तनकीद, और हमें इस बात का खुदा का शुक्र है कि हम तनकीद करते होते हैं, चाहे मौजूदा हो चाहे वो पुराने हो, लेकिन मेरिट पे, और जहाँ पर किसी की तारीफ बनती हो, किसी ने अच्छा काम किया, हम वो भी करते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं, और ना हम नफरत में, ना किसी मुल्क के साथ, ना किसी कबीले के साथ, ना किसी फ़र्द के साथ, ना किसी मोहब्बत में, हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो नज़र आ रहा है हम रिपोर्ट करेंगे। तो मैंने एट दैट टाइम मैंने उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को फिर मैंने माजरत कर ली थी, मैंने कहा यार मैं हम नहीं, और भी कुछ लोगों को दावत दी गई थी, बाद लोग गए भी। जो दूसरा स्क्रीनशॉट है ये फेक है, ये बिल्कुल ऑफ कोर्स फेक है। तो ये सारी कहानी है, इसकी और कहानियाँ बयान कर देंगे कभी किसी दिन। तो ये लंबी प्रोग्राम हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई मालूमात हो, आप कोई ऐड करना चाहते हो, वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो talkshop777@gmail.com पे कीजिए। अल्लाह हाफिज़।